नेपोलियन बोनापार्ट। ये नाम खुद इतिहास में गूंजता है, जिसने फ्रांस और यूरोप को एक नया रूप दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकलकर वो कॉर्सिका के एक मामूली परिवार से फ्रेंच एम्परर बने। एक मिलिट्री कमांडर जिनकी स्किल कमाल की थी और एक स्टेट्समैन जिनकी विजन बहुत गहरी थी। उनके रिफॉर्म्स ने एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी लाइफ एक ड्रामा थी जिसमें शानदार जीतें और बुरी हार दोनों थी। नेपोलियन को समझना मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट मोड़ को समझना है। उनकी कहानी एक ऐसी तरक्की और असर की है जिसका कोई मुकाबला नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में कॉर्सिका में हुआ था, जो एक खूबसूरत और पहाड़ी द्वीप है। उनका असली नाम नेपोलियोने डी बोनापार्टे था, जो उनके इतालवी विरासत को दर्शाता है। यह तब की बात है जब कॉर्सिका बस फ्रेंच बना ही था और नेपोलियन का परिवार इस बदलाव के बीच में था। उनका परिवार इटली के छोटे मोटे शाही खानदान से था, जो अपनी पहचान और विरासत को संजोए हुए था, और बचपन से ही नेपोलियन में कॉर्सिका के लिए जबरदस्त देशभक्ति थी। वह अपने द्वीप के इतिहास और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए थे। उनके पिता ने फ्रांस के एक मिलिट्री स्कूल के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई, जिससे नेपोलियन को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। ब्रियन ले शातो और बाद में पेरिस के एकोल मिलिटेयर में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। वो मैथमेटिक्स और हिस्ट्री में बहुत अच्छे थे और उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें अपने सहपाठियों में अलग पहचान दिलाई। फ्रेंच रेवोल्यूशन उनके टैलेंट के लिए एक सही मौका बनकर आया। इस समय नेपोलियन ने अपनी सैन्य कुशलता को साबित करने का अवसर पाया। उनका पहला बड़ा मौका 1793 में सीज ऑफ टूलोन में आया, जहां उन्होंने अपनी रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया। कैप्टन के तौर पर उन्होंने कुछ खास पहाड़ियों पर कब्जा करने का एक ब्रिलियंट प्लान बनाया, जिससे शहर पर कब्जा हो गया। इस काम के लिए नेपोलियन को 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस प्रमोशन ने उन्हें और भी बड़े अवसरों के लिए तैयार किया और पेरिस में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम पहचाना जाने लगा। और वह जल्द ही एक राष्ट्रीय नायक बन गए। टूलोन के बाद थर्मिडोरियन रिएक्शन के बीच नेपोलियन का करियर ऊपर नीचे होता रहा। इस समय के दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी मिलिट्री स्किल्स और स्ट्रेटेजिक माइंड ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। पेरिस में रॉयलिस्ट भीड़ को हटाने में उनके डिसाइसिव एक्शन ने उन्हें फिर से सबका पसंदीदा बना दिया। इस घटना ने उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को और भी मजबूत किया और उन्हें एक हीरो के रूप में स्थापित किया। 1796 में जब उन्हें फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली की कमांड मिली, तो उन्होंने उसे एक ऐसी फोर्स बना दिया जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और इनोवेटिव टैक्टिक्स ने आर्मी को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। एक के बाद एक शानदार जीतों से उन्होंने पीडमोंट को वॉर से बाहर कर दिया और ऑस्ट्रियंस को कई बार हराया। उनकी विक्टरीज ने न केवल उनके एनिमीज को हिला दिया, बल्कि उनके सोल्जर्स का मॉरल भी ऊंचा रखा। बैटल ऑफ लोडी ने एक निडर लीडर के तौर पर उनकी इमेज पक्की कर दी। इस बैटल में उनकी साहसिकता और टैक्टिकल एक्यूमेन ने उन्हें एक लेजेंडरी स्टेटस दिलाया। इटालियन कैंपेन का अंत जबरदस्त जीतों के साथ हुआ, जिससे ऑस्ट्रिया को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। इन जीतों ने नेपोलियन की रेपुटेशन को और भी ऊंचा कर दिया। ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो से फ्रेंच असर और बीएच गया। इस ट्रीटी ने न केवल फ्रांस की पावर को बढ़ाया, बल्कि नेपोलियन को एक स्किल्ड नेगोशिएटर के रूप में भी स्थापित किया। नेपोलियन पेरिस एक हीरो की तरह लौटे, जिसने अपना मिलिट्री जीनियस सबको दिखा दिया था। उनकी रिटर्न ने पूरे देश में उत्साह और गर्व की लहर दौड़ा दी। इटली के बाद नेपोलियन का एम्बिशन उन्हें 1798 के इजिप्शियन एक्सपेडिशन तक ले गया। फ्रांस में इंस्टेबिलिटी का पता चलने पर वो 1799 में लौटे और कूदेता किया, यानी तख्ता पलट किया। फर्स्ट कॉन्सुल के तौर पर उन्होंने बड़े बड़े रिफॉर्म शुरू किए, गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज किया और करेंसी को स्टेबल बनाया। 1804 के नेपोलियनिक कोड ने कानूनी बराबरी और प्रॉपर्टी राइट्स को पक्का किया। नई मिलिट्री जीतों ने उन्हें बहुत पॉपुलर बना दिया। 1804 में उन्होंने खुद को फ्रेंच एम्परर घोषित किया। कॉर्सिका से आए इस उभरते सितारे ने एक नई डायनेस्टी शुरू कर दी थी। उनके रिफॉर्म्स ने फ्रांस को पूरी तरह से बदल दिया। 1804 में फर्स्ट फ्रेंच एम्पायर बनने से यूरोप में खलबली मच गई।
नेपोलियन ने ग्रांड आर्मे बड़ी सेना बनाई और उसे सेंट्रल यूरोप में उतार दिया। 1805 का कैंपेन अक्सर उनका सबसे ब्रिलियंट माना जाता है। उन्होंने उल्म में ऑस्ट्रियन आर्मी को घेर लिया और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दिसंबर 1805 की बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज उनकी टैक्टिकल मास्टरपीस थी। नेपोलियन ने एलाइज को एक जाल में फंसाया और प्रात्सन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने एलाइड आर्मी को बिखेर दिया और थर्ड कोalition टूट गया। ऑस्टरलिट्ज ने नेपोलियन की रेपुटेशन एक ऐसे मिलिट्री जीनियस के तौर पर पक्की कर दी जिसे कोई हरा नहीं सकता। इससे कॉन्टिनेंटल यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर उनका दबदबा कायम हो गया। ऑस्टरलिट्ज के बाद नेपोलियन की पावर इतनी बिया आंच गई जितनी पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ द राइन बनाया जिससे होली रोमन एम्पायर खत्म हो गया। 1806 में रशिया ने वॉर छेड़ दिया जिससे फोर्थ कोalition बना। नेपोलियन का जवाब बहुत तेज था। उन्होंने जेना और ऑवरस्टेट में प्रशियन आर्मी को पूरी तरह खत्म कर दिया। फ्रेंच सैनिकों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया जिससे प्रशिया के कभी न हारने का घमंड टूट गया। 1806 to 1807 में पोलैंड का कैंपेन बहुत मुश्किल था, लेकिन नेपोलियन ने फ्रीडलैंड में जीत हासिल की। ट्रीटीज ऑफ टिल्सिट ने यूरोप को फ्रेंच और रशियन असर वाले इलाकों में बांट दिया। 1807 तक नेपोलियन कॉन्टिनेंटल यूरोप के मालिक बन चुके थे। उनका एम्पायर अटलांटिक से लेकर रशिया की सीमाओं तक फैला हुआ था। वैसे तो वो अपने मिलिट्री जीनियस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 1804 में नेपोलियनिक कोड बनाना उनका एक बहुत बड़ा काम था। इसने सभी फ्रेंच नागरिकों के लिए एक जैसे कानून बनाए और पुराने सामंती विशेषाधिकार खत्म कर दिए। कोड ने कानूनी बराबरी, प्रॉपर्टी राइट्स और धर्म की आजादी जैसे प्रिंसिपल्स को पक्का किया। इसने सिविल कामों के तरीकों को स्टैंडर्ड बनाया जिससे कानूनी प्रोसेस और प्रिडिक्टेबल हो गया। इस कोड ने दुनिया भर के लीगल सिस्टम्स पर असर डाला, जिसमें लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इसकी साफ सुथरी बातें और इंडिविजुअल राइट्स पर जोर एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी कायम है। नेपोलियनिक कोड आज भी मॉडर्न सिविल लॉ का आधार है। यह नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत का सबूत था। बहुत ज्यादा पावर होने के बावजूद 1807 तक नेपोलियन के पतन के बीज बोए जा चुके थे। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मकसद ब्रिटिश इकोनॉमी को बर्बाद करना था, लेकिन इससे यूरोप में आर्थिक मुश्किलें पैदा हो गई। स्पेन में नेपोलियन के दखल से पेनिनसुलर वॉर शुरू हुआ, जिससे फ्रेंच रिसोर्सेज खत्म होने लगे। रशिया के साथ अलायंस कमजोर पड़ने लगा, जिसका नतीजा 1812 में रशिया पर भयानक हमला हुआ। लगातार लड़ाइयों का असर दिखने लगा और फ्रेंच शासन के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा। इतने बड़े इलाकों पर कंट्रोल रखने की जरूरत ने नेपोलियन के रिसोर्सेज को खींच दिया। उनके एम्बिशन ने उन्हें हद से आगे बढ़ा दिया और आखिर में उनका पतन हुआ। आगे आने वाली बड़ी मुश्किलें पहले से ही नजर आने लगी थीं। नेपोलियन का राज भले ही हार में खत्म हुआ, लेकिन उसने एक ऐसी छाप छोड़ी जो मिट नहीं सकती। उसकी हार के बावजूद उसकी विरासत आज भी जीवित है और इतिहास में उसकी गूंज सुनाई देती है। उनके मिलिट्री जीनियस और एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट ने फ्रांस और यूरोप को नया रूप दिया। उनकी रणनीतियों ने युद्ध के तरीके बदल दिए और उनके प्रशासनिक सुधारों ने समाज को एक नई दिशा दी। उनकी जीतें और रिफॉर्म्स आज भी पढ़े जाते हैं और उनकी तारीफ होती है। उनकी विजय यात्राओं और सुधारों ने न केवल फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया। नेपोलियनिक कोड उनकी सबसे स्थायी विरासत है। इस कोड ने कानूनी प्रणाली को एक नया आयाम दिया और आज भी कई देशों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। एजुकेशन, फाइनेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनके रिफॉर्म्स ने फ्रांस को मॉडर्न बनाया। उनके सुधारों ने शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया, वित्तीय संस्थानों को स्थिर किया और सार्वजनिक प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया। उन्होंने देश में एकता और गर्व की भावना बढ़ाई और अपने दुश्मनों को भी मॉडर्न बनने के लिए इंस्पायर किया। उनकी प्रेरणा ने न केवल फ्रांस को बल्कि उनके विरोधियों को भी आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। उनके साम्राज्य के विस्तार ने पुराने सामंती ढांचों को खत्म कर दिया और रेवोल्यूशनरी आइडियाज फैलाए। उनके साम्राज्य ने यूरोप में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपोलियन को एक ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाता है जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अपने जमाने की स्पिरिट का प्रतीक थे।
उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने उन्हें एक अद्वितीय नेता बना दिया। उनकी लाइफ और करियर पर आज भी बहस होती है और उनकी हिम्मत और इंपॉर्टेंस के लिए उनकी तारीफ की जाती है। उनकी जीवन यात्रा और करियर पर चर्चा आज भी जारी है और उनकी साहसिकता और महत्व को सराहा जाता है।